Hello student, welcomes to Abstract IS. Let's take up the daily news analysis. As we all know, the weightage of current affairs in the current UPSC exam significantly increasing. So I am trying to categorize all news on the basis of syllabus, which is GS1, 2 and 3. कल बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी हमारे न्यूज़ एनालिसिस पे कि कंटेंट नहीं दिखाई दे रहा है या फिर आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, आज का करंट अफेयर्स थोड़ा अलग तरीके से हमने बनाया है। सारे जीएस पेपर को कैटेगराइज करके करंट अफेयर्स को बनाया है। आप लोग भी जीएस पेपर के नोट्स जो हैं, मतलब करंट अफेयर्स के नोट जो हैं, वो जीएस पेपर के हिसाब से बनाइए। और बस दो चीज़ आप लोगों को करना है, एक जीएस पेपर के नोट्स जैसे हम करंट अफेयर्स देते जा रहे हैं वैसे आप नोट्स बनाते जाइए। सारे जीएस पेपर के एक अलग अलग फोल्डर बना के उसको रोज़ का रोज़ करंट अफेयर्स उसमें लिखिए। मतलब जीएस1 का एक है तो जीएस1 का जितने करंट अफेयर्स न्यूज़ में आए हैं वो जीएस1 का आप एक एक में लिखिए। उसके बाद जीएस2 का जो आए हैं उसको आप अलग लिखिए, जीएस3 का जो आए वो अलग लिखिए। और एक स्पीसीज़ का बना लीजिए, मतलब जो जो स्पीसीज़ न्यूज़ में रहती है, इन्वायरमेंट से क्या रिलेटेड है। तो ऐसे करके आपका एग्ज़ाम टाइम जब भी होगा, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, प्रीलिम्स के लिए, मतलब आपको ज़्यादा भागना नहीं पड़ेगा। एक एक बार, मतलब जैसे जीएस1 पेपर का एग्ज़ाम है मेंस में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे जीएस1 का पूरा जितना भी करंट अफेयर्स है आप पढ़ लेंगे। आपको भी तो पता ही होगा कि करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम सृष्टि देशमुख, आप लोग को पता ही होगा, 2019 की टॉपर, उन्होंने बताया था कि हाउ करंट अफेयर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, कि उनको करंट अफेयर्स ही अच्छा लगता था। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि मतलब जिस तरह से हम नोट्स बनाते जा रहे हैं करंट अफेयर्स की, उस तरह से आप उसी नोट्स को, और अगर फंट इस पे क्लियर नहीं आता, मतलब इस पे आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको एक काम करना है, ये काम करना है कि मतलब हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दिए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए। वहाँ पे हम यहाँ से जो भी पीपीटी फॉर्म में रहता है उसको हम वहाँ पे पेस्ट कर दें, तो वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। अपना डेली डेली नोट्स बनाइए। बस दो काम करना है आपको। हम भी यूपीएससी एस्पायरेंट हैं, आप भी यूपीएससी एस्पायरेंट हैं, तो हमें पता है कि मतलब किस तरीके से नोट्स बनाए, थोड़ा अलग अलग तरीके से। आजकल ट्रेंड चला है कि नहीं, लोग हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, टॉपिक ऐसे लाइन बाय लाइन लिखते जाते हैं। तो ऐसे नहीं हो पाता है, ऐसे मतलब एग्ज़ाम टाइम बड़ा परेशानी, मतलब सारे करंट अफेयर्स एक साथ खोलो फिर एक साथ देखो, हाँ ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये इसके। तो ऐसे क्या रहेगा, आपको जब भी जीएस1 जैसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आपने जीएस1 पेपर का ले लिया, करंट अफेयर्स ले लिया, हाँ जीएस1 करंट अफेयर्स देख लिया सारा चीज़, तो आपको एक तरह से पूरा रिवीजन हो गया जीएस1 का। जीएस2 का देख लिया, जीएस3 का देख लिया, ऐसे करके आपको आंसर राइटिंग में बहुत अच्छा काम देगा। आंसर राइटिंग में ये काम देगा कि जैसे आप कोई पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया, तो अगर कोई रिसेंट से क्वेश्चन आया हुआ है तो आप करंट अफेयर से अपडेटेड रहेंगे। इस तरह से अगर करंट अफेयर्स बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि जैसे पॉलिटी का कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसको अच्छे से मेंस आंसर राइटिंग में अच्छे से कोटेशन करके अच्छे से लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने आज आज का करंट अफेयर थोड़ा अलग तरीके से बनाया हुआ है। पर तो हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। एक चीज़ और आप लोग को बताना है कि करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंस, ये बहुत लोग पूछ रहे थे कि, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आपको दो काम करने हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी जो रहेगी आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प आपको। न्यूज़पेपर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तक आपको ये हेल्प करता रहेगा न्यूज़पेपर। इसलिए न्यूज़पेपर हमेशा पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, और नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, नोट्स हमारा बनता रहेगा। और नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे, अगर यहाँ पे आपको क्लियर नहीं आ रहा है, यहाँ से आप पढ़ लीजिए, और जाके टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे पोस्ट कर दिया जाता है, वहाँ से आप नोट्स बना लीजिए। ये देखिए हमारे पास कुछ डेटाज हैं 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 के। इस डेटा में देखिए जो ब्लू वाला नीचे पर्पल कलर है, वो कलर है करंट अफेयर्स का। 2016 में देखिए कितने करंट अफेयर्स आए हैं, मैक्सिमम 22 आए हैं, 20 से ऊपर आए हैं। फिर उसके बाद हमेशा एक मतलब 15 से ऊपर हमेशा करंट अफेयर्स आए हैं, एक्सेप्ट 2012 एंड 13। ये 2 साल को छोड़ दिया जाए तो देखा जाए कि हमेशा 15 से ऊपर करंट अफेयर्स आए हैं। तो इसीलिए करंट अफेयर से अपडेटेड रहना हमेशा ज़रूरी है। और ये भी एक चीज़, बहुत बड़ी चीज़ है कि जैसे आप एक चीज़ ये देखिए कि जो करंट अफेयर्स रहता है वो सारे सब्जेक्ट से लिंक रहता है। अब ये जो इन्वायरमेंट वाला है, ये भी देखिए ये पूरा करंट अफेयर से रहता है।
उसके नीचे आ गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी करंट अफेयर्स। तो मैक्सिमम आप मान सकते हैं कि करीब 30 से 40 क्वेश्चन जो रहते हैं वो करंट अफेयर से आते हैं। इसलिए आपको करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। करंट अफेयर से रेगुलर अपडेट रहिए, हमेशा दिन भर में कुछ टाइम निकालिए, कुछ भी आप करते हैं थोड़ा टाइम निकाल के करंट अफेयर से अपडेट रहिए। हिंदू एंड बाकी हम जो एनालिसिस करके दे रहे हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है। कोशिश करते हैं कि डेली बाय डेली हम और अच्छा करते जाएं। हम आपके हिसाब से जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कुछ अच्छा करना हो तो वो बताइए। आज हमने कुछ अलग ट्राई किया है, थोड़ी अलग तरीके से करंट अफेयर्स को बनाया है। देखते हैं, अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक करिए और बताइए कैसा लगा। ये देखिए कुछ डेटा है, जैसे करंट अफेयर 2011 में 13 क्वेश्चन, फिर 12 में 1 क्वेश्चन, फिर 2013 में एक भी क्वेश्चन नहीं। तो 2000 हमें 13 के बाद देखना है। 15 में देखिए 22 क्वेश्चन, 16 में देखिए 27 क्वेश्चन, मतलब ये करंट अफेयर्स के ही हैं। और ये सब छोड़ के इन्वायरमेंट और साइंस टेक्नोलॉजी, ये भी हमको पता है कि ये भी करंट अफेयर से ही आते हैं, लेकिन ये जो प्रॉपर है ये करंट अफेयर न्यूज़ से ही है, जो न्यूज़ चलता रहता है उससे रिलेटेड। तो सोचिए अगर 15 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 2018 में देखिए 14 क्वेश्चन आए, अगर आपको 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन से आप अपडेटेड हैं, अगर इस हिसाब से जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप नोट्स बनाते जा रहे हैं, तो आपके लिए सोचिए कि 15 में से मैक्सिमम आप 12 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, क्योंकि इतना करंट अफेयर जो भी रहता है वो रिलेवेंट है, ये हम लोग बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कुछ भी उठा के डाल दे रहे हैं। बाकी करंट अफेयर से आप हमेशा अपडेट रहिए, इसलिए मैंने ये डेटा लाया। चलते हैं नेक्स्ट, हम न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोग के, उसके आंसर कमेंट बॉक्स में आए नहीं थे, फिर मैं आंसर बता देता हूँ। जैसे ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट इज पब्लिश रिसेंटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है? पहला ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सेकंड ऑप्शन है यूनिसेफ, थर्ड ऑप्शन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ ऑप्शन क्या है? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करती है यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। ये बात याद रखिएगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एफएसडीसी। इसके बारे में ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया है इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा ऑप्शन है इट डील्स विद द इश्यूज रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। इट इज चेयर्ड बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, ये ऑप्शन गलत है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। आइए हम बताते हैं क्या है। एफएसडीसी के बारे में देखते हैं। द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल चेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ये बात याद रखिएगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं, आरबीआई के गवर्नर चेयर नहीं करते हैं। उसमें क्या दिया था, उसमें बोला था कि कौन चेयर करते हैं, आरबीआई के गवर्नर इसको चेयर करते हैं, तो वो ऑप्शन गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन गलत हो, कौन चेयर करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। सेकंड है इट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक नोटिफिकेशन से इसको बनाया गया था। एफएसडीसी याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक नोटिफिकेशन से इसको बनाया गया था। हेंस इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इसलिए ये बॉडी नहीं है। थर्ड है कि द काउंसिल डील्स विद द इशू रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका काम क्या होता है? ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इस ये सब चीज़ों को डील करती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि ये कौन चेयर करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और ये नहीं होगा, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं होगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन से बनाया गया था। इट डील्स विद द इशू रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। दिस इज द राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये इट डील्स विद द इशू रिलेटिंग टू द
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। थर्ड क्वेश्चन था हमारा कि नेवार कम्युनिटी समटाइम्स सीन इन द न्यूज रिसेंटली इनहेबिट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये किस कंट्री से रिलेटेड है, तो ये बात आप याद रखिए, धीरे सीधा सीधा ये है नेवार कम्युनिटी। इसको बोलते, कहाँ से है कम्युनिटी, ये नेपाल। और ऐसे क्वेश्चन को हम फैंसी क्वेश्चन बोलते हैं। फैंसी क्वेश्चन मतलब आए आए तो आए, सही है, नहीं आता तो नहीं आता है। इस क्वेश्चन के पीछे आपको एग्जाम में भागना नहीं है कि नहीं नहीं आता तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे होते हैं। नेवार कम्युनिटी कहाँ से है, नेपाल से, बस, और कुछ इसमें नहीं जानना है। FSDC आपका क्लियर हो गया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसको चेयर करते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और ये स्टेचुटरी बॉडी नहीं है क्योंकि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक नोटिफिकेशन से बनाया गया था। फर्स्ट न्यूज़ तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज़ फ्रॉम GS1 पेपर। पहला न्यूज़ GS1 पेपर ज्योग्राफी कैटेगरी से है। तो पहला क्या है कि साइक्लोन ब्रीविंग इन अरेबियन सी। अभी रिसेंटली अरेबियन सी में भी एक साइक्लोन का सिचुएशन बन रहा है, जिसके लिए गुजरात और महाराष्ट्र को हाई अलर्ट पे रखा गया। IMD ने ये बताया है कि गुजरात और महाराष्ट्र में कोई साइक्लोन आ सकता है, अरेबियन सी में ऐसी कंडीशन बन रही है। तो वाई इन द न्यूज़ द IMD हैज़ फोरकास्ट साइक्लोन in the Arabian Sea. The IMD has forecast a cyclone in the Arabian Sea that is likely to move towards Gujarat and Maharashtra by June 3rd. June 3rd तक ये क्या होगा, ये साइक्लोन महाराष्ट्र या गुजरात में एंटर करेगा। अबाउट इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। करेंटली द स्टॉर्म इन द अरेबियन सी हैज़ बीन क्लासिफाइड एज लो प्रेशर एरिया। ये बात याद रखिएगा। ये सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन क्यों बन रही है अरेबियन सी में, क्योंकि लो प्रेशर एरिया बन रहा है, जिसके कारण साइक्लोन की कंडीशन बनती जा रही है। एंड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द इंटेंसिटी एंड कल्मिनेट इनटू साइक्लोनिक स्टॉर्म। जो लो प्रेशर एरिया बन रहा है अरेबियन सी में, वो बढ़ के क्या बन सकता है, चेंज हो सकता है किसमें, साइक्लोनिक स्टॉर्म में चेंज हो सकता है। इफेक्ट ऑफ मानसून, इफेक्ट, अब इसके इफेक्ट क्या पड़ सकते हैं मानसून के ऊपर। साइक्लोनिक स्टॉर्म आर कॉमन इन द प्री मानसून सीजन। ये साइक्लोनिक स्टॉर्म जो होते हैं वो प्री मानसून सीजन में हमेशा आते, कॉमन रहते हैं। जैसे देखिए अभी गुजरात यहाँ आया था, बंगाल में आया था अम्फान, इसको जिसको थाईलैंड ने नेमिंग किया था। और फिर इसी तरह जैसे लाइक इन 2019 साइक्लोन वायु विच फॉर्म्ड इन द अरेबियन सी स्टॉल द मानसून आफ्टर इट एंटर्ड केरला। क्या किया था, जैसे 2019 में साइक्लोन वायु आया था गुजरात में, तो ये जो कि किस में बना था, अरेबियन सी में। वो भी अरेबियन सी में फॉर्म्ड हुआ था, जो मानसून को लेट कर दिया था। जो मानसून केरला में आ चुका था, जैसे अभी IMD और स्टार जो एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट वेदर फॉरकास्ट कंपनी है, उसके बीच में चल रही, उसने बोला था कि नहीं मानसून आ गया है, IMD ने बोला था कि नहीं नहीं मानसून नहीं है अभी। तो उसी तरह ये साइक्लोन वायु जो आया था वो क्या कर दिया था कि मानसून को केरला में ही रोक दिया था। इफ द डेवलपिंग साइक्लोन टर्न्स इनवर्ड टुवर्ड द मेनलैंड, if the developing cyclone turns inward toward the mainland, it would rather associated destruction stall the monsoon progress। ठीक है, ये जो डेवलपिंग साइक्लोन है, अगर ये टर्न्स इनवर्ड टुवर्ड्स द मेनलैंड, अगर ये मेनलैंड की तरफ आ जाता है तो क्या करेगा, ये डिस्ट्रक्शन कर सकता है और मानसून को डिलेट कर सकता है। इफ द स्टॉर्म स्टेज क्लोज टू द कोस्ट, इट कुड हेल्प पुश द मानसून related circulation further up along the coast. However, if it turns toward Oman, अगर ये ओमान की तरफ बढ़ जाता है, if it turns toward Oman, it could suck away moisture and winds and reduce the monsoon rains। अगर ये मानसून की तरफ ये बढ़ जाता है साइक्लोन, तो ये ओमान की तरफ बढ़ जाता है अगर ये साइक्लोन, तो ये क्या करेगा, ये मॉइस्चर और विंड को खींच ले जाएगा अपने साथ, जिसके कारण हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या होगा, मानसून रेन की कमी आ जाएगी, रिड्यूस हो जाएगा मानसून रेन। तो ये बात याद रखिएगा। दूसरा हम देखते हैं, आज GS1 पेपर का हो गया। तो आपको क्या करना है, GS1 पेपर का एक एक फोल्डर बनाइए। GS1 पेपर, GS2 पेपर, GS3 पेपर और GS4 में कभी कभी जैसे कोई रिलेटेड इशू आया तो आप अपने से, जैसे कोई एडिटोरियल आ गया, कुछ आ गया, तो GS4 में आप अपने हिसाब से लिखना शुरू करिए। मतलब ऐसे बनाइए कि केस स्टडी अपने आप से कोशिश करिए लिखने की।
तो उस तरह से आपका एक तरह का प्रिपरेशन भी होता रहेगा, आंसर राइटिंग भी होती रहेगी, और आपको चारों पेपर एक साथ प्रिपेयर होते रहेंगे। तो आपको दिन भर में मुश्किल से 2-3 घंटे देने, 2 घंटे, एक मुश्किल से 1-1.5 घंटे न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम आपको ध्यान देना है कि मतलब उस पर सोचना है, उसको लेके बैठना नहीं है, सोचते रहना कि अगर ये हो रहा है तो इस पे ये क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं। तो मतलब आपको तरह तरह के दिमाग को अपने खोलना है। तो GS 2 पेपर पे हम आते हैं। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। रिसेंटली ऑफिशियल लैंग्वेज इन हाई कोर्ट्स, ये टॉपिक है, ऑफिशियल लैंग्वेज इन हाई कोर्ट्स। क्यों न्यूज़ में है? लॉयर्स हैव चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट अ लॉ विच मेक्स द ऑफिशियल लैंग्वेज इन द इन द कोर्ट्स इन हरियाणा। लॉयर जो है वो बोल रहे हैं कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज इन कोर्ट्स इन हरियाणा डिक्लेयर कर दिया जाए। ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने को कह रहे हैं हिंदी को। तो इसके बारे में जान लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल रिलेटेड है। आर्टिकल 348 का फर्स्ट है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ऑल प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स। आर्टिकल 348 का फर्स्ट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provides that all proceeding in supreme courts and in every high court shall be in English language until parliament by law otherwise provides। सेकेंड है अंडर आर्टिकल 348 का 2। आर्टिकल 348 में 2 में क्या है? द गवर्नर ऑफ द स्टेट में विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज यूज्ड फॉर एनी ऑफिशियल पर्पस ऑफ द स्टेट। तो गवर्नर किससे कंसल्ट करके? प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके ये डिक्लेयर कर सकता है कि ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज यूज फॉर एनी ऑफिशियल पर्पस ऑफ द स्टेट। ओके, क्लियर। फिर हम चलते हैं, द प्रोविजन ऑफ ऑप्शनल यूज ऑफ हिंदी इन प्रोसीडिंग हैज़ ऑलरेडी बीन मेड इन द हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान, यूपी, एमपी एंड बिहार। तो ये यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, ये सब ने अपने अपने हाई कोर्ट में हिंदी लैंग्वेज को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब ये प्रोविज़न ऐसा उन सब स्टेट में आ चुका है। अगला GS पेपर 2 का न्यूज़ है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। प्रपोज्ड एक्सपेंशन ऑफ G7। Recently, the USA has suggested the postponement of 46th G7 Group of Seven summit, which was scheduled to be held in the June 2020 at Camp David, USA। ये याद रखिएगा कि जो G7 समिट था वो कहाँ होने वाला था? कैंप डेविड, USA में। ये जगह याद रखिएगा, कैंप डेविड। कौन सा समिट था? 46-70। इस बार होस्ट कौन करने वाला था? USA होस्ट करने वाला था G7 समिट को। तो USA प्रेसिडेंट ने क्या कहा है? हैज़ ऑल्सो प्रपोज द एक्सपेंशन ऑफ G7 टू बी लेबल्ड और कॉल्ड G10 और G11। USA के प्रेसिडेंट ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि G7 को बढ़ा के G10 या फिर G11 कर दिया जाए। बाय इंक्लूजन ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड रशिया। उन्होंने 4 कंट्रीज के नाम भी दिए इसमें, एक्सेप्ट चाइना। उन्होंने चाइना को छोड़ के 4 कंट्रीज के नाम दिए इसमें, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड रशिया। इन चारों कंट्री को मिला के उन्होंने बोल रहे हैं कि G7 को बढ़ा के G10 या G11 कर दिया। क्यों इन्हीं चारों कंट्रीज को लिया? क्योंकि ये जो चारों कंट्री है डेवलपिंग एमर्जिंग कंट्रीज हैं। और G7 के बारे में थोड़ा जानते हैं। द G7 इज एन इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 लार्ज IMF एडवांस्ड इकोनॉमिक। ये बात याद रखिएगा, 7 लार्ज IMF एडवांस्ड इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड। जैसे कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसमें? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, US। जो कि कब बने थे सब मिल के साथ में? फाउंड इन 1975। ये पहले G8 था, बाद में रसिया इससे निकल गया था। रसिया मतलब फिर से था, तो फिर से नाम सजेस्ट किया रसिया का USA ने कि रसिया फिर से ज्वाइन कर सकता है। होप आप सबको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं GS 3 पेपर का करंट अफेयर्स आज क्या क्या है, जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन, एक स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है विच विथ 2 नासा एस्ट्रोनॉट्स हैज सक्सेसफुली डॉक्ड विद द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक स्पेस एक्स जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, जो कि एक यूज़ की है कि लोगों को स्पेस स्टेशन में घुमाने के लिए, मतलब ट्रेवलिंग के लिए। अब स्पेस एक्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। स्पेस एक्स बिकम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी SpaceX became the first private company to launch people into the orbit। लोगों को ऑर्बिट में जाने के लिए वो पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है, फर्स्ट प्राइवेट कंपनी। अ फीट अचीव प्रीवियसली बाय ओनली 3 गवर्नमेंट। इससे पहले 3 गवर्नमेंट ने ऐसा कर चुकी थी, यूएस, रसिया एंड चाइना। द रॉकेट नेम्ड फैल्कन 9। जिस रॉकेट से वो 2 एस्ट्रोनॉमर्स गए हैं उनका नाम है फैल्कन 9। याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है कौन से मिशन के अंदर ये नासा और स्पेस एक्स ये मिशन किए थे, स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन का। इट इज़ डन अंडर द डेमो 2 मिशन। याद रखिएगा, डेमो 2 मिशन। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है आरटी लैम्प से रिलेटेड। क्यू न्यूज़ में है टाटा सन्स टू मैन्युफैक्चर श्री चित्रा इंस्टीट्यूट टेस्ट किट, श्री चित्रा इंस्टीट्यूट टेस्ट किट। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द आरटी लैम्प का फुल फॉर्म क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मेडिकेटेड एम्पलीफिकेशन technology test uses an isothermal setup to create copies of viral DNA for detection, which significantly reduce the complexity of the overall process compared to the prevalent RT-PCR kit, real time kit। समझे? तो इसमें क्या होता है कि आरटी लैम्प जो एक टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, ये एक इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है टेक्नोलॉजी को, जिनको टाटा सन्स ने सपोर्ट किया है। उन्होंने बोला है कि ये जो हमने आरटी लैम्प ये टेक्नोलॉजी बनाई है, ये क्या करेगा कि ये जो अभी की टेस्टिंग होती है, आरटी पीसीआर टेस्ट होता है अभी, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है। जैसे आज टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, तो इसका क्या है, ये फास्ट काम करे, उससे कई गुना अच्छा काम करेगा और कई गुना तेज काम करेगा। तो इससे टेस्टिंग में बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। तो इसको हम आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकेंगे, या फिर ये प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है आरटी लैम्प किससे रिलेटेड है। दे देगा आपको 2-3, ये मिसाइल है, ये कोई रॉकेट है, ये है, वो है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ये क्या है, ये एक टेस्ट किट है, आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट चलते हैं स्पीसीज इन न्यूज़। कौन सी स्पीसीज आज न्यूज़ में थी? बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश। बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश आज न्यूज़ में थी। रेयर बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश वॉज रिसेंटली फाउंड इन द गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार में गई है ये एक बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश। ये एक रेयर, मतलब बहुत कम पाई जाने वाली स्पीसीज है। इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स स्टिगिंग वेनोमस स्पाइंस। जो कि इसका नाम स्कॉर्पियन फिश इसलिए है क्योंकि इसके पीछे क्या लगे रहते हैं? स्पाइंस लगे रहते हैं, जिसमें जो कि क्या होते हैं? जहरीले होते हैं। एन एबिलिटी टू चेंज कलर, और इसकी क्या एबिलिटी है? एबिलिटी टू चेंज कलर, ये रंग बदल सकती है अपना। द फिश इज कॉल्ड स्कॉर्पियन फिश बिकॉज इट स्पाइंस कंटेन न्यूरोटॉक्सिक वेनम। इसके स्पाइंस में क्या होता है? न्यूरोटॉक्सिक वेनम, जिसके कारण इसको स्कॉर्पियन फिश कहते हैं। होप यू क्लियर द फैक्ट रिगार्डिंग दिस। आज के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन है हमारे, ऑपरेशन संकल्प समटाइम्स सीन इन द न्यूज रिसेंटली एसोसिएटेड विथ ई गवर्नेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजास्टर रिस्पांस, रूरल डेवलपमेंट। ऑपरेशन संकल्प के बारे में आपको बताना है ये किससे रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू यूथोपिया। यूथोपिया के बारे में आपको बताना है। इट इज लोकेटेड इन द रीजन कॉल्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ इंडियन ओशियन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर इनकरेक्ट। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ करेक्ट और इनकरेक्ट में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि क्या हमें क्या चेक करना है? इनकरेक्ट। इसमें से कौन इनकरेक्ट है? तो फर्स्ट ओनली, टू ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2। आपके इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बाकी हम कल इसको डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, चमकी फीवर समटाइम्स सीन इन द न्यूज रिसेंटली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। चमकी फीवर के बारे में है। चमकी फीवर के बारे में पूछ रहा है कि ये कौन से डिसीज से रिलेटेड है? वेस्ट नाइल फीवर, लेप्टोस्पायरोसिस, येलो फीवर, एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। तो ये आपके ऑप्शन है।
3 क्वेश्चन है, आपको इसको बताना है, कमेंट सेक्शन में इसके आंसर दे देंगे। और आप लोग आंसर दिया करिए, फिर हम थोड़ा और हमें सपोर्ट करिए तो हमें अच्छा लगेगा, फिर हम और अच्छा सोच रहे हैं। हम हमें आप लोग की हेल्प चाहिए थी। हेल्प ये है कि हम सोच रहे हैं कि मैप मैप भी साथ साथ स्टार्ट कर दें। अगर आपको चाहते हैं कि मैप भी स्टार्ट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हाँ स्टार्ट होना चाहिए, तो हम उस हिसाब से नेक्स्ट करंट अफेयर्स में थोड़ा चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। और कुछ और अगर जिसको पीडीएफ में प्रॉब्लम हो तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। वहाँ पे डेली नोट्स हिस्ट्री के एंड डेली करंट अफेयर्स के नोट्स उस पर डेली पोस्ट हो जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर हमारा काम पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।